और अब बात नेपाल विद्रोह के परिणाम की। नेपाल में फिलहाल अब शांति है, वहां कल सुबह तक कर्फ्यू लागू है, लेकिन हिंसा और उत्पात के बाद अब नेपाल का भविष्य क्या होगा? नेपाल में सत्ता की बागडोर किसे मिलने जा रही है? सत्ता की रेस में कौन कौन शामिल है? इन्हीं सब सवालों का जवाब दे रही है हमारी ये रिपोर्ट। नेपाल की राजधानी काठमांडू आक्रोश की आग में 2 दिनों से इसी तरह जलती रही। दो दिनों के बाद हिंसक प्रदर्शन तब शांत हुआ जब शासन की बागडोर नेपाल की सेना ने अपने हाथ में ले ली। अब पूरे नेपाल में कर्फ्यू लागू है। दो दिनों तक जो हिंसा हुई उसमें काठमांडू की सूरत बदल गई। हर तरफ आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की तस्वीरें दिखी। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, सचिवालय में आग लगा दी, राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति के निजी आवास को जला दिया गया। नेपाली प्रधानमंत्री के ऑफिस सिंह दरबार का दहन कर दिया गया। प्रधानमंत्री के निजी आवास को जला दिया गया। क्रोध की आग में कई मंत्रियों के घर को स्वाहा कर दिया गया। कई सरकारी इमारतों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कई मीडिया दफ्तरों में भी आग लगा दी गई। काठमांडू में होटल हिल्टन भी आगजनी से बर्बाद हो गया। इस तरह के तार लगाए गए हैं कि अगर कोई अब भी जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसको आगे किया जाएगा। सिक्योरिटी पर्सनल्स के रूम को जलाया गया। इसके अलावा जो बैरियर्स यहां पर लगे गए थे उसको जलाया गया। और अंदर की आप तस्वीर देखिए, सेना यहां पर सुरक्षा संभाली हुई है। इस तरफ से जरा दिखाइएगा। और ये राष्ट्रपति भवन की वो तस्वीर है कल जिसको पूरी दुनिया ने देखा, संसद भवन को। प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष को भी नहीं छोड़ा। जो नेता सत्ता में नहीं हैं, उनके घर भी जला दिए। इनमें नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार और नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा के घर को भी आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जिन घरों और सरकारी इमारतों में आग लगाई, वहां लूटपाट भी की। सेना ने लूटपाट करने के आरोप में 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसक प्रदर्शन के दौरान नेपाल की 18 जेलों से 6000 से ज्यादा कैदियों के भागने की खबर है। हिंसा और उत्पात की वजह से पशुपतिनाथ मंदिर को बंद कर दिया गया है। इन सब के बीच नेपाली सेना और जेन जी के बीच नेपाल का भविष्य तय करने के लिए बैठक हुई। इस बैठक में जेन जी ने नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने की वकालत की है। ऐसे में सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। जिस सुशीला कार्की के नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, वो कौन है, अब इसे जानते हैं। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। कार्की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख रखती हैं। उनकी छवि बेहद साफ सुथरी और ईमानदार वाली है। वो 2006 में संवैधानिक मसौदा समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। उन्होंने वाराणसी के BHU से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर किया है। कार्की के अलावा कई और लोग नेपाल की कमान संभालने की रेस में हैं। जेन जी के प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली NGO हामी नेपाल के अध्यक्ष सुदन गुरुङ, उनमें जेन जी के प्रदर्शन को समर्थन देने वाले काठमांडू के मेयर हालेन शाह,
नेपाली कांग्रेस के नेता शेखर कोइराला और नेपाल बिजली विभाग के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर कोलगाम घिसिंग भी हैं। हालांकि अब जेन जी का रुझान सुशीला कार्की की तरफ ज्यादा है। ऐसे में आने वाले वक्त में सुशीला कार्की नेपाली शासन की बागडोर संभाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।